नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं आपका 26 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो लगभग क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली को जो राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में किया था, वो भी 11 दिसंबर 1911 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यहाँ पे देखिए, हमेशा लाइट से क्वेश्चन एक न एक जरूर आ रहा है न्यूमेरिकल में, और वो भी किससे, दर्पण से, लेंस से। तो दर्पण से क्वेश्चन है कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो फोकस की फार्मूला होती है, फोकस बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बाई 2 होती है। वक्रता त्रिज्या बाई 2 होती है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, बाटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि जो एफ इजिकल टू हो जाएगी वो कितना आ जाएगी, वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये फार्मूला याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक वैलिड है। पहले हम आपको बता देते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम है क्या। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जितने भी मतलब कि एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनको उनके एटॉमिक वेट के, उनको एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में पहले क्या करिए, व्यवस्थित कीजिए। फिर कहीं से भी आप शुरू करेंगे तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले वाले तत्व के गुण के समान यानी कि प्रॉपर्टी के समान होते हैं, इसीलिए इसे अष्टक का नियम कहा गया है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं यह जो है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके बाद वो वैलिड नहीं हुआ, इनका अष्टक नियम ये फेल हो गया। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान योजना के तहत एक व्यक्ति एक साल में कितने रुपए का इलाज करा सकता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की एक साल में इलाज करा सकता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए थे। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि देखिए, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, वो 3 शब्द हैं आपके, वो 3 शब्द हैं कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 76 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 62 केजी वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल में किस पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता था। तो साक्षी मलिक ने जीता था। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि देखिए, कह रहा है कि एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होते हैं। तो हम पहले संसद की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो संसद में प्रतिवर्ष यानी कि एक साल में संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, चाहे सत्र बोलिए चाहे अधिवेशन बोलिए। पहला जो बजट अधिवेशन है वो फरवरी से मई के बीच में होता है। मानसून अधिवेशन होता है जुलाई से अगस्त के बीच में होता है, और जो शीतकालीन अधिवेशन होता है नवंबर से दिसंबर, यानी 3 सत्र या 3 अधिवेशन बोल दीजिए, बजट अधिवेशन, मानसून और शीतकालीन। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि यही जो मतलब कि आपका राज्यसभा के अगर मामले की बात किया जाए तो बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशन में, बजट की बात कर रहा है, जो बजट की अधिवेशन है उसे 2 अधिवेशन में विभाजित कर दिया गया है, और इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं और यहीं पे बात करते हैं, अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम 2 किया जाए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 किया जाए अधिवेशन। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो संतोष ट्रॉफी वो फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारत में खेल के शासीय निकाय के तहत क्षेत्रीय राज्यों, संघों और सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ है। यानी कुल मिलाकर किससे संबंधित है, कुल मिलाकर फुटबॉल से संबंधित है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि जो मराठी भाषा है, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, ये 4 ऑप्शन दिए थे, वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि भारत में टोटल 6 भाषाएं ऐसी हैं जो कि जिसे क्लासिकल लैंग्वेज या फिर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। कौन कौन से, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है यानी कि उड़िया।
फ्रेंड्स हम आपको बता दें अभी हाल ही में मराठी भाषा को मतलब कि इसको शास्त्रीय भाषा के लिए दर्जा देने के लिए इसे आगे नाम दिया गया है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारा, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मराठी भाषा, क्योंकि मलयालम, कन्नड़, तेलुगु ये सब क्या है शास्त्रीय भाषा है और मराठी नहीं है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए हम आपको बता दें ये जो रिजर्व बैंक है इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। फ्रेंड्स हम आपको ये भी बता देते हैं कि रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था और फिर उसके बाद क्या हुआ, स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी और मध्यमा अंगुली क्या बताती है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि देखिए ये आपका ये क्या है, आपका ये आपका हाथ है और ये जो है अंगूठा है, और ये आपका ये जो है ये आपका तर्जनी है और ये आपका मध्यमा है। फ्रेंड्स देखिए आप इस तरीके से आप कर लेंगे, अपना हाथ इस तरीके से कर लेंगे और इस तरीके से उंगलियों को मैनेज करेंगे कि उनके बीच हमेशा सब 90 डिग्री हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जो ये आपका मध्यमा है, जो मध्यमा है वो धारा की दिशा बताएगा, यानी कि करंट बताएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और जो ये अंगूठा होगा, अंगूठा होगा ये आपका बताएगा फोर्स, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन की दिशा बताएगा। फ्रेंड्स तो इसमें केवल पूछा है तर्जनी एवं मध्यमा, तो मध्यमा जो धारा की दिशा और तर्जनी जो बताएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगी। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हार्ट बीट मापने का यंत्र क्या है, स्टेथोस्कोप है, आप लोग सभी जानते होंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जो ब्लड को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड, जैसे कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो यही उस पर परत बना देती है और ब्लड का थक्का बन जाता है, जिससे कि ब्लड बहना रुक जाता है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि फ्रेंड्स एसिडिटी होने पर किसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं एसिडिटी होने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे पानी में घुलने पर ये दूध जैसा दिखाई देने लगता है। फ्रेंड इसको एसिडिटी में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिसिटी होता है, यानी कि ये बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय नेचर का होता है। और जब अपने अंदर एसिडिटी हो जाती है, यानी कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये बेस को उस मतलब कि हम लोग लेते हैं तो वो एसिड और बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है एसिडिटी हमारा खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं उनकी जो मतलब कि जो मृत्यु हुई थी वो तो पावापुर में हुई थी 527 ईस्वी में, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि भगवान महावीर जैन ये जो थे इनका जो जन्म हुआ था वो 2500 साल पहले, यानी कि 599 वर्ष पूर्व, यानी कि वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि ये जैन तीर्थ के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुर में 527 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई थी, सॉरी ईसा पूर्व में हुई थी। ये सब ईसा पूर्व वाले हैं। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आगरा में हर साल ताज फेस्टिवल आयोजन किया जाता है। ये जो फरवरी मंथ में आयोजित किया जाता है, फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जो संविधान संशोधन होता है उस मतलब वो क्या होता है, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में इसका प्रावधान किया गया है। अब फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं इस नियम के बावजूद 1950
में संविधान के लागू होने के बाद से इसमें 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, मतलब कि एक्सेप्शन के तहत, कि सभी जो संविधान संशोधन किए गए हैं उनको प्रत्येक को संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। यानी कि हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पंचायती राज अधिनियम क्या कह रहा है कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, इसे संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1992 में ही दिया गया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन इसमें जो कह रहे हैं कि जो इसे संपूर्ण भारत में लागू कब किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में क्या किया गया था, इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले राजस्थान में इसे लागू किया गया था। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ये कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है। तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और वो नाम है उस बिंदु का किबीथू। क्या नाम है? किबीथू नाम है। किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि मतलब कि पूर्व साइड में। और पश्चिम की बात कर लेते हैं, तो पश्चिम की बात कर लेते हैं तो जो गुजरात में स्थित है वो सरक्रिक है। इसे गौहर या गौर मोती के नाम से भी जाना जाता है। सरक्रिक है, गौहर या मोती या फिर सरक्रिक, जो कि गुजरात में स्थित है, पश्चिमी बिंदु है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।